बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी फ्लूइड फ्लो करे और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर जो है उस फ्लूइड का डिक्रीज़ हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और इसी के साथ ही हमने वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर फ्लूइड के फ़्लो के दौरान किसी जगह पर पाइप का या जिस जगह भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहाँ पर अगर एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो एरिया के कम होने से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ जाएगी। या हमने ये कहा था इन सिंपल वर्ड्स कि एरिया और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे दो मज़ीद एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि इन्हीं दो कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करेंगी, जिसमें हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एटोमाइज़र का। एटोमाइज़र बेसिकली है क्या? ये आपके सामने पिक्चर में एक डिवाइस ही दिखाई जा रही है कि जिसमें जो इसका एंड हिस्सा है, जिसको हम नोज़ल कह सकते हैं, इस एरिया में यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये क्या करेगा, ये कोई भी लिक्विड अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है इस ग्लास के जब बीकर के अंदर, तो इसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे करेगा, ये काम कैसे करता है? तो ये बेसिकली वर्क करता है ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। यहाँ पर आपको इसका एक स्फेयर सा दिखाया गया है। ये बेसिकली स्फेयर ऐसा है कि जिसको आप प्रेस कर सकते हो, रबर का बना हुआ एक इसका बल्ब टाइप होगा। जब आप इस बल्ब को बहुत तेज़ी से कंप्रेस करोगे, यानी आप इसको कंप्रेस करोगे, तो यहाँ से जो एयर है बहुत तेज़ी से आगे रश आउट होगी, यानी बहुत तेज़ी से एयर यहाँ से आगे गुजरेगी। अब देखो यहाँ पर एयर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है और यहाँ पे आपको थ्रोट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर डायमीटर डिक्रीज़ हो गया, तो एयर भी तो एक फ्लूइड है, तो जब एयर यहाँ से पास कर रही है तो डायमीटर डिक्रीज़ होने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी एज पर दी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब इस एरिया में जो फ्लूइड है, यानी कि जो एयर है, उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है। यानी पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से देखें तो एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर बर्नौली इक्वेशन से हमने क्या समझा हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड किसी जगह पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसका मतलब इस रीजन के अंदर हमारे पास लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। जबकि जो बीकर है, ये सारे का सारा हिस्सा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब ये मेरे पास बेसिकली हाई प्रेशर के तौर पे एक्ट करेगा। तो इस एरिया में जो फ्लूइड पड़ा होगा, इस सारे के सारे एरिया में, वहाँ पर फ्लूइड जो है बेसिकली लिक्विड जो भी पड़ा होगा उसके ऊपर हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। जबकि यहाँ पे इस ऊपर वाले हिस्से में, इस एरिया में, यहाँ पे एयर जब तेज़ी से फ्लो की तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें पाइप सा एक दिख रहा है, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस ऊपर लो प्रेशर एरिया है, नीचे हाई प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से फ्लूइड को यहाँ से पुश मिलेगा और वो फ्लूइड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब इस एरिया पे जाकर आपके पास इस एरिया में, थ्रोट वाले एरिया में, जो एयर और वाटर है, जो कोई भी लिक्विड पड़ा है, वो आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होने के बाद आगे देखें तो फिर यहाँ पे नोज़ल आपकी शॉर्ट हो रही है, बेसिकली इसको जेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप साथ में जो डाटा लिखा है इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फिल्टर पंप, कि एक फिल्टर पंप कैसे काम करेगा। उसी तरह के कुछ असूल है यहाँ पर। अगर आप इसकी डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपके पास वाटर यहाँ से आ रहा है और जो ये इसका एरिया बन रहा है, दिस इज नोन एज जेट। इसको हम नाम देते हैं जेट का। इसको जेट क्यों कह रहे हैं? जेट इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है, जबकि इसकी जो बॉटम साइड है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमारे पास जो डायमीटर है उसको डिक्रीज़ हो चुका है। अब देखिए यहाँ से जब फ्लूइड आपका फ्लो करेगा, यानी बेसिकली वाटर यहाँ से जब इनटेक होगा बहुत तेज़ी से आएगा। पहले एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ दी वाटर कम होगी, लेकिन जो ये आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर एरिया के कम होने की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ से जब पानी बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलेगा तो इस नीचे वाले एरिया में, चूँकि वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी उसकी बढ़ चुकी है, तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है इस एरिया में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास एरिया बनेगा ये बेसिकली लो प्रेशर एरिया होगा। जबकि इस एंड पे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एयर फ्लो आ रहा है। अब यहाँ पे जो एयर फ्लो कर रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये मेरे पास बेसिकली हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जबकि जो ये वाला एरिया था जहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर से भी प्रेशर डाउन हो चुका है, क्योंकि पहले वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ से एयर को बेसिकली पुश मिलेगा। यानी पहले एयर यहाँ पे स्टैटिक थी, लेकिन जब वाटर जेट ने यहाँ से फ्लो किया, ये इस एरिया में प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो गया, इस वजह से यहाँ से एयर को एक पुश मिलेगा और एयर जो है वो टूवर्ड दिस चैम्बर वो मूव करेगी। अब जब ये एयर इस तरफ आएगी तो इस एरिया में आपके पास यहाँ पे एयर और वाटर आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप होने के बाद वो दोनों के दोनों आगे एक स्ट्रीम की शक्ल में आगे मूव कर जाएंगे। इसके साथ डाटा यहाँ पे आपको गिवन है, इस डाटा को आप पढ़ भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। ये दोनों की दोनों जो एप्लीकेशन है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं और इन्हीं से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, टॉरसिलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं जैसे इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ और फिर उसको समझने की हम एंड पे जाके कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखना है कि स्टेटमेंट है क्या। टॉरसिलीज थ्योरम स्टेट्स, बताता क्या है, ये बता रहा है दैट स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी पहले जिस चीज़ का जिक्र हुआ है यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड का जिक्र हो रहा है, फ्रॉम एन ऑरिफिस। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ऑरिफिस क्या है। ऑरिफिस बेसिकली हम ये कहते हैं, जैसे आप घर में वाटर कूलर इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो टूटी सी लगी होती है, वो जो टूटी है बेसिकली एक ऑरिफिस है, यानी एक बहुत टाइनी होल जिसमें से कोई फ्लूइड बहुत तेज़ी से रश आउट कर सकता है। सो दैट इज़ नोन एज ऑरिफिस। तो कहाँ पे बात हो रही है, किसी भी उस टाइनी होल में से, ऑरिफिस में से जो फ्लूइड फ्लो करेगा एट डेप्थ h बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये मेरे पास टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड है इस टैंक के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ऑरिफिस बना हुआ है। तो ये कह क्या रहा है कि अगर टॉप सरफेस से लेकर ऑरिफिस तक अगर फ्लूइड की जो हाइट है वो h है, तो अभी तक हमने क्या समझा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की, यानी ऑरिफिस में से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी की। उसकी वेलोसिटी कब, कि जब वो जो ऑरिफिस है वो कहाँ पे हो, वो टॉप से लेकर ऑरिफिस तक की जो हाइट है हमारे पास अगर वो h हो तो इज इक्वल टू, तो ये जो वेलोसिटी है ये किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू स्पीड बाय द फ्लूइड इन फ्रीली फॉलिंग थ्रू हाइट h। कहता है ये ऐसे ही है कि अगर यहाँ पे सपोज करो इसी सेम हाइट के ऊपर आपके पास लिक्विड हो या फ्लूइड हो कोई भी, और वो ज़मीन पे नीचे गिरे, तो जब ये पानी, जैसे सपोज करो यहाँ पे डैम का एक स्लाइड सा बना हुआ है, तो यहाँ से वाटर नीचे फ्लो कर रहा है, तो जब ये वाटर नीचे गिरेगा, फ्लो करेगा, फ्रीली फॉल करेगा, तो ज़मीन पर पहुँचते हुए जितनी भी उसकी वेलोसिटी होगी, वो कहता है इस ऑरिफिस में से निकलने वाला जो वाटर होगा उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। और इसी बात को हमने आगे जाके प्रूव करना है स्टेटमेंट को कि ये थ्योरम बेसिकली ऐसे कैसे कह रहा है। अब इसमें से इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से एक बार समझा भी देता हूँ कि जो हम सपोजिशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। सो लेट से कि हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक के लिए हमारे पास इसके अंदर वाटर स्टोर है। अगर हम इसकी टॉप सरफेस को देखें तो टॉप सरफेस जहाँ पे है, ऑरिफिस का लेवल जहाँ पे है, और ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है या बॉटम ऑफ द टैंक है। यहाँ पर टॉप साइड के ऊपर चूँकि ओपन एरिया है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है मेरे पास वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें ऑरिफिस की जगह पे बाहर सारी एयर मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेशर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे जो P1 है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जो P2 है वो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कि जो टॉप लेवल है उसका ऑरिफिस से हाइट जो है वो h है, ये हमने पहले स्टेटमेंट में भी बात की है। अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं कि टॉप लेवल ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो हमारे पास है h1, और इसी तरह जो ऑरिफिस का है लेवल, उसकी जो हाइट है ग्राउंड से या बॉटम से वो है हमारे पास h2। इट मीन्स अगर मैं इस पूरी हाइट में से सिर्फ h1 को माइनस, ये वाला हिस्सा माइनस कर लूँ, तो बाकी हमारे पास जो एरिया बचता है वो ये हिस्सा बच जाएगा। और ये हिस्सा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑरिफिस और वाटर लेवल की जो टॉप सरफेस है उसके दरमियान में हाइट को। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ h इक्वल्स टू h1 माइनस h2।
ठीक है। और इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास, तो जो ऑरिफेस है, जो इसकी मेरे पास डाउन साइड बन रही है, जिसको हम ऑरिफेस का नाम दे रहे हैं, इस जगह पे जो वेलोसिटी है हमारे पास, उसको हम v2 का नाम दे रहे हैं और v2 को हम v सपोज कर रहे हैं। और जो जो जहाँ से पानी नीचे आता जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है जो वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, वाटर लेवल डाउन होता जाएगा। अब वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है एक तरह से, तो चूँकि ये बहुत, जैसे आप जो आपके घरों में हमारे पास कूलर होता है, वाटर कूलर, अगर टूटी को ओपन भी कर भी दें तो आपको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कि यार पानी की सरफेस कितनी तेज़ी से नीचे हो रही है, लाइक कितना कम वो नीचे स्लोली मूव कर रहा होता है। तो हम चूँकि इतना स्लो है इसलिए इसको निगलेक्ट कर सकते हैं और इसकी वेलोसिटी जो है v1 को हम 0 सपोज कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ बर्नौलीज की इक्वेशन को, यानी टॉप साइड पे मेरे पास क्या बनेगा, प्रेशर P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बनेगा, हाफ ऑफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1। ठीक है। अब यहाँ पे V1 आपने क्या लिया हुआ है 0, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म तो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास रहेगा P1 प्लस, सॉरी, सो दिस विल बिकम P1 प्लस बाकी क्या बचा, रॉ GH1। इसी तरह अगर हम बॉटम साइड पे इस बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करें, तो बॉटम साइड पे प्रेशर मेरे पास है P2 प्लस हाफ ऑफ रॉ, वेलोसिटी मेरे पास V2 है, तो हाफ ऑफ रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ हमने कहा है कि जो प्रेशर P1 है और P2 है, दोनों के दोनों मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब P1 और P2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो इस साइड पे मेरे पास जो टर्म बच रही है वो मेरे पास क्या बनेगी, हाफ ऑफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। जबकि इस दूसरे एंड पे जो मेरे पास इस हिस्से में टर्म बचेगी, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी V1 0 थी तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई थी, प्रेशर भी मेरे पास कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग सिर्फ क्या बचा, रॉ GH1। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि पहले हमने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया, फिर हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की, यानी यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास वेलोसिटी V1 है वो 0 है तो पूरी टर्म 0 हो गई, प्रेशर P1 और P2 ये भी आपस में कैंसल आउट हो गए। और साथ ही साथ अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, यानी यहाँ पे अभी तक इस नेक्स्ट में अगर अभी तक हमने 0 नहीं किया, यानी हम इसको सिंपली लिख सकते हैं रीअरेंज करके कि हाफ ऑफ रॉ V2 के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 हमने क्या लिया हुआ था कि V2 किसकी इक्वल है, V की इक्वल, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, हाफ ऑफ रॉ V का स्क्वायर। यहाँ से P1 को सॉरी P2 को उठा के इस तरफ लेके आएँ तो ये बनेगा P1 माइनस P2। इस तरह रॉ GH2 को भी इस तरफ उठा के ले जाएँ तो ये बन जाएगा माइनस रॉ GH2। तो हमारे पास इक्वेशन बनी हाफ ऑफ रॉ V स्क्वायर इक्वल्स टू P1 माइनस P2 प्लस रॉ GH1 माइनस रॉ GH2। अब P1 और P2 हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, हाफ ऑफ रॉ V का स्क्वायर इक्वल्स टू, जहाँ इन दोनों में देखें अगर हम इस हिस्से में इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो दोनों में रॉ और जी दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब रॉ जी कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, H1 माइनस H2। और हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि ये जो H1 माइनस H2 है ये हमारे पास ऑरिफेस और टॉप लेवल जो सरफेस होगी वाटर की उसके दरमियान में हाइट है, जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है, तो H1 माइनस H2 की जगह हम H भी पुट कर सकते हैं। अब मुझे तो चाहिए थी वेलोसिटी, यानी कि मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए जिसको हम V का नाम दे रहे हैं, तो हाफ को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रॉ से रॉ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो मेरे पास टर्म बचेगी दैट विल बिकम कुछ इस तरह से, ये वाली टर्म देखें अगर आप, तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ V स्क्वायर इक्वल्स टू G इंटू H1 माइनस H2। ठीक है, दो को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो V बिकम्स इक्वल टू 2G इंटू H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 हमारे पास H की इक्वल था, सो V इक्वल्स टू रॉ 2GH। तो यहाँ से हमने ये बात कैलकुलेट कर ली कि जो ऑरिफेस से हमारे पास लिक्विड इमर्ज हो रहा होगा, फ्लूइड या वाटर जो बाहर निकल रहा होगा बहुत तेज़ी से, उसकी वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आएगी अंडर रूट 2GH। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप गौर करें तो डिपेंड कर रही है ग्रेविटी के ऊपर और हाइट के ऊपर, और हाइट के साथ केस कैसा है, ग्रेविटी तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट रहनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट है, यानी जितना टैंक के अंदर पानी ज़्यादा हाइट तक भरा हुआ होगा उतना ही तेज़ी से पानी बाहर निकलेगा।
इसको आप कॉमन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे जब आपके घर में वो वाटर कूलर फुल भरा हुआ होता है तो टोंटी में से पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है, लेकिन जूं जूं उसके अंदर पानी कम हो जाता है वाटर कूलर के अंदर, तो टोंटी में से निकलने वाला पानी जो है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। अब हमने स्टेटमेंट में ये बात की थी कि ये जो ओरिफेस में से निकलने वाला वाटर है इसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? ये इक्वल होगी पानी अगर किसी सर्टन हाइट से नीचे गिरता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एनालॉजी बिल्ड कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और लेट्स से ये कोई बॉल है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉल एक सर्टन हाइट के ऊपर मौजूद है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो हमारे पास h है। इस वक्त हमने बॉल को स्टैटिक रखा हुआ है तो वेलोसिटी v1 हमारे पास 0 हो गई। अगर हम इस बॉल को रिलीज कर दें तो बॉल नीचे गिरना शुरू कर देगी और नीचे गिरते गिरते ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड लेट्स से उसकी फाइनली वेलोसिटी जो v2 है वो इक्वल टू v हो जाती है। अब अगर मुझे इस वेलोसिटी को निकालना है कि ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी तो इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकता हूँ, स्पेसिफिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या कहती है 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी की जगह v लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 लिखेंगे। सो 2gh बिकम्स इक्वल टू वी स्क्र माइनस 0 का स्क्र। अब मुझे तो यहाँ से अगेन v चाहिए, क्यों? हमने वो नीचे गिरते वक्त फाइनली उसकी वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। सो v को अगर मैं सेपरेट करूँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मेरे पास v इक्वल आता है 2gh के। इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव होती है, वो थ्योरम प्रूव होता है बेसिकली, जिसमें हमने ये कहा है कि ओरिफेस से निकलने वाली जो वाटर की वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगी, या हम कह सकते हैं दैट इज सिमिलर टू या इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टन हाइट। क्लियर हो गया जी? तो आज के लेक्चर में हमने यहीं तक डिस्कस करना था। अब इसमें हमारे पास 2 एप्लीकेशन रह गई हैं, जिसमें हमने एरोफॉयल को और मैग्नेस इफेक्ट को डिस्कस करना है और उसके साथ जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।